जी, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्स टैक्स। ये सेल्स टैक्स की हमारी सेकंड वीडियो है। हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि सेल्स टैक्स किसे कहते हैं और कौन सी अथॉरिटी कौन से सेल्स टैक्स को कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने देखा था कि सेल्स टैक्स दो तरह की चीज़ों पर होता है, एक गुड्स पर, गुड्स में आगे ट्रेडिंग आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है। और हमने ये कहा था कि दूसरा दूसरा जो सेल्स टैक्स होता है वो सर्विसेज के ऊपर होता है। हमने कहा था, हमने ये पढ़ा था कि सेल्स टैक्स जो गुड्स के ऊपर होता है वो कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेडरल गवर्नमेंट की, और उसमें जो इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है वो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR। और जो सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स होता है वो जिस प्रोविंस में सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होंगी उसी प्रोविंस की गवर्नमेंट क्या होगी, उस सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबल होगी। फॉर एग्जांपल, अगर पंजाब के किसी सिटी में कोई पर्सन सर्विसेज दे रहा है, जैसे कि ऑडिट फर्म्स होती हैं, ये क्या करती हैं, सर्विसेज देती हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं। लॉयर्स क्या दे करते हैं, सर्विसेज देते हैं। तो इसके ऊपर जो सेल्स टैक्स वो जो होगा चार्ज करेंगे, वो कौन, उसको कलेक्ट करने की कौन रिस्पॉन्सिबल है, पंजाब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। और उसके लिए उन्होंने अपना एक इदारा बनाया हुआ है जिसे हम कहते हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी PRA। इसी तरह सिंध के अंदर जो पर्सन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे वो क्या करेंगे, सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो उनका इदारा है उसको क्या करेंगे, सेल्स टैक्स सबमिट करवाएंगे। और सिमिलरली KPK और बलूचिस्तान में भी होगा। लेकिन जो इस्लामाबाद और दूसरे फेडरल एरियाज जैसे कि फाटा, गिलगित बल्तिस्तान एक्सेट्रा, उनमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, उनसे सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर फेडरल गवर्नमेंट की हो जाएगी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हो जाएगी। तो हमने इसमें हम अगर समराइज करें तो गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स जस्ट फेडरल गवर्नमेंट का होगा, चाहे वो पाकिस्तान के जिस कॉर्नर में भी सेल परचेज की जा रही होंगी। जबकि जो सर्विसेज हैं वो जिसके एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होंगी उसी एरिया की गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको सेल्स टैक्स उस पर कलेक्ट करेगी और उसी की क्या होगी, वो कस्टडी में रहेगा और वही क्या करेगी, उस अमाउंट को यूज करेगी। फिर हमने एक एग्जांपल छोटी-सी देखी थी जिसमें हमने क्या देखा था कि एक मैन्युफैक्चरर 1 है, वो क्या करता है, परचेज़ करता है ₹100 की, और ₹100 तो उसकी जो मटेरियल है उसकी एक्चुअल सेल वैल्यू होती है। जबकि जैसे कि हमने कहा कि गुड्स के ऊपर जो भी चीज़ है गवर्नमेंट क्या कहती है, जब आप सेल करेंगे तो आप उस पे क्या करेंगे, सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे, उसमें इंक्लूड करेंगे और अपने कस्टमर से वो सेल्स टैक्स आप कलेक्ट करेंगे। क्योंकि जब हमने एक चीज़ मैंने परचेज़ की है तो मैं कस्टमर हुआ और जिसने मुझे सेल किया वो क्या हुआ, सप्लायर हुआ, तो उसने गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक उसमें सेल्स टैक्स भी चार्ज करना था। हम सपोज़ करते हैं सेल्स टैक्स का रेट था 17%। तो टोटल कितनी अमाउंट होनी चाहिए उस वैल्यू की, इनवॉइस की, जो मैं पैसे पे करूँगा। ₹100 तो एक्चुअल इनवॉइस वैल्यू है, ₹17 टैक्स, तो टोटल जो इनवॉइस वैल्यू थी वो कितनी होगी, 117। इस 117 के अंदर ₹17 क्या है, सेल्स टैक्स की वैल्यू है। फिर मैन्युफैक्चरर 1 ने क्या किया, उन गुड्स के ऊपर काम किया, उनको फिनिश गुड्स के अंदर क्या शेप में कन्वर्ट किया और फिर उसने कहा कि मैं ₹100 की जो चीज़ मैंने परचेज़ की थी, अब मैंने फिनिश गुड्स बना ली हैं, उस पर जो कॉस्ट इनकर हुई थी, लेट्स सपोज़ ₹60 इनकर हुई थी, टोटल उसकी कॉस्ट हो गई 160। वो कहते हैं इसको मैं ₹40 के प्रॉफिट मार्जिन पे ₹200 का क्या करूँगा, सेल करूँगा। फिर गवर्नमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट क्या कहती है, सेल्स टैक्स लॉ क्या कहता है कि आपकी जो सेल की वैल्यू होगी, जो आपकी सप्लाई की एक्चुअल वैल्यू होगी, आप उस पे क्या करेंगे, सेल्स टैक्स का रेट मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास जो आपने पैसे रिसीव करने हैं वो इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स रिसीव करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपने कस्टमर से ₹234 रिसीव करूँगा। इन 234 में से 200 तो मेरी सेल वैल्यू है, जबकि बाकी 34 क्या है, सेल्स टैक्स है जो मैंने क्या करना है, गवर्नमेंट को डिपॉज़िट करना है। 34 क्या है, सेल्स टैक्स है। हमने क्या कहा था कि जो हम सेल वैल्यू के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करके कस्टमर से रिसीव करते हैं, उसको लॉ की लैंग्वेज में हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। और जो हमने परचेज़ करते हुए जो सेल्स टैक्स पे करते हैं, वो हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स। ये मतलब है जब गुड्स इन हो रही हैं, तो उस पर जो हमने टैक्स पे किया है, सेल्स टैक्स, वो इनपुट टैक्स। जब गुड्स आउटवर्ड जा रही हैं, सप्लाई हो रही हैं, जब हमने सेल्स टैक्स रिसीव किया है, वो क्या हुआ, आउटपुट टैक्स। फिर हमने क्या सीखा था कि हम सेल्स टैक्स पेएबल किस तरह कैलकुलेट करेंगे, कि जब, क्योंकि मैन्युफैक्चरर 1
टैक्स पे भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है। और एक्चुअल में ये किसके पैसे हैं? गवर्नमेंट के पैसे हैं। तो हमने मैन्युफैक्चरर वन ने क्या करना है, इस टैक्स को गवर्नमेंट को क्या करना है, डिपॉजिट करवाना है। तो उसने किस तरह से कैलकुलेट करना है कि सेल्स टैक्स पेएबल, कि मेरा कितना पेएबल है गवर्नमेंट की तरफ। तो गवर्नमेंट कहती है आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, आपने क्या करना है, जो आपने आउटपुट टैक्स चार्ज किया है वो उसमें से आप लेस कर देंगे इनपुट टैक्स जो आपने क्या किया है, पे किया हुआ है परचेज़ करते हुए। जो आपके पास नेट अमाउंट बचेगी वो आप क्या कर देंगे, हमें आगे जमा करवा देंगे। तो आपके 17 रुपीज़ बनते हैं, ये आपका क्या है, सेल्स टैक्स की वैल्यू है। अगर हम देखें, अगर आप मैंने कल लास्ट वीडियो में इस बात को मैंने थोड़ा-सा डिस्कस किया था कि सेल्स टैक्स क्या होता है, आपका बिज़नेसमैन या एंटरप्रेन्योर अपनी पॉकेट से पे नहीं कर रहा होता, बल्कि ये किसकी पॉकेट से जा रहा होता है, कस्टमर की पॉकेट से जा रहा होता है। जब मैन्युफैक्चरर वन खुद कस्टमर था, तो उसने क्या किए, ₹17 का टैक्स पे किया था, और जब उसने गुड्स को थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड करके आगे बेचा, तो 34 रुपए का टैक्स हुआ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, तो उसने 34 रुपीज़ का टैक्स क्या किया, कलेक्ट किया। उसने जो खुद पे किए दिए वो 17 रुपीज़ उसमें से उसने लेस कर दिए, और नेट पेएबल 17 क्या की उसने, क्या किए, ये किसने पे किए हैं, ये पे किए हैं कस्टमर ने, जनरल पब्लिक ने पे किए हैं। मतलब सेल्स टैक्स जो पे कर रहा होता है वो कोई कौन पे कर रही होती है, वो जनरल पब्लिक, जनरल कस्टमर्स पे कर रहे होते हैं। और हम अगर एक और चीज़ देखें, तो इसके अंदर जब 100 रुपीज़ उस मटेरियल की वैल्यू थी, तो सेल टैक्स की अमाउंट थी 17 रुपीज़, और जब उसने वैल्यू ऐड करने के बाद उसकी सेल प्राइस 200 हो गई, तो उस टैक्स का नाम क्या होगी, तो उसकी टैक्स की वैल्यू भी क्या हो गई, इंक्रीज़ होके 34 हो गई। इसको हम क्या, इसका दूसरा नाम क्या ले सकते हैं सेल्स टैक्स का, इसको हम वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं, कि जैसे-जैसे वैल्यू ऐड होती जाएगी तब-तब उसकी क्या होगी, टैक्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। ये तो था हमारा थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम जाते हैं अपने एक्चुअल टैक्स की तरफ, हमारे सिलेबस की तरफ, जो हमने डिस्कस करना है, हमने किस तरह से पढ़ना है, वो हम सारी चीज़ें क्या करेंगे, इसके अंदर डिस्कस करेंगे। हम पहले देखते हैं कि आपने जब इनकम टैक्स पढ़ा होगा, तो अब जब आप अकाउंटिंग करते हैं, तो आप ये किसी स्पेसिफिक पीरियड की कर रहे होते हैं। बेशक वो पीरियड 1 मंथ का हो, जब आप बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, वो किसी आप स्पेसिफिक पीरियड की बना रहे होते हैं। वो 1 मंथ भी हो सकता है, 3 मंथ भी हो सकते हैं, 6 मंथ भी हो सकते हैं, 9 मंथ भी हो सकते हैं, और 1 ईयर भी होता है। इसी तरह जब आप इनकम टैक्स की आते हैं, जब आपने इनकम टैक्स पढ़ा था, उसमें आप सारे पर्सन्स का, इंडिविजुअल का, एओपी का, और आपकी जो कंपनी है, उनकी आप क्या करते हैं, आपने क्या कहा था, एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न। आप एक टैक्स ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न क्या करवाते हैं, सबमिट करवाते हैं। उस पे आप क्या करते हैं, टैक्स पेएबल कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं सिमिलरली सेल्स टैक्स के केस में भी क्या होता है। आप सेल्स टैक्स भी एक स्पेसिफिक पीरियड का, सेल्स टैक्स भी आप क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड का कैलकुलेट करते हैं, और आप फिर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को वो सेल्स टैक्स की अमाउंट क्या करते हैं, वो जमा करवाते हैं। तो सबसे पहले हमने वो पीरियड आइडेंटिफाई करना है कि वो पीरियड है कितना। तो हम कह सकते हैं कि टैक्स पीरियड होता है। उस टैक्स पीरियड के अंदर आप उस टैक्स पीरियड की क्या करते हैं, आप सारी टैक्स की वर्किंग करते हैं, जिसके अंदर आप फिर क्या करेंगे, आप सेल्स टैक्स पेएबल वगैरह क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर देखिए हमारे पास सेल्स टैक्स पीरियड को अगर हम कवर करें, मेरे पास डेफिनेशन मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत नोट्स बनाए हुए हैं कि सेल्स टैक्स एक्चुअली है क्या, सॉरी टैक्स पीरियड एक्चुअली में है क्या। टैक्स पीरियड कहते हैं वो पीरियड ऑफ 1 मंथ। अगर आप इसको समझ लें, तो हम सेल्स टैक्स की रिटर्न जो जमा करवाते हैं वो 1 मंथ की जमा करवाते हैं। जबकि हम जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाते थे वो हम क्या, कितने अरसे की जमा करवाते थे, वो हम 1 साल की जमा करवाते थे। टैक्स पीरियड क्या है? टैक्स पीरियड मीन्स ए पीरियड ऑफ 1 मंथ और सच अदर पीरियड। अगर बाद में गवर्नमेंट अथॉरिटी, एफबीआर, जब फेडरल गवर्नमेंट इस टैक्स पीरियड को चेंज करती है, तो फिर हम उसी पीरियड को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। लेकिन अभी क्या होता है, आज की डेट पे हम क्या करते हैं, 1 मंथ की सेल्स टैक्स कैलकुलेट करते हैं हर किसी भी बिज़नेस का। तो हम ये समझ लें कि जब आपका क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, वो उसमें आपको किसी 1 मंथ का डाटा देगा, किसी 1 मंथ की सेल्स देगा, सेल्स, जिस पे आप क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे।
और उसी बिज़नेस की उसी मंथ की वो आपको परचेजेज़ बताएगा, जिस पे आपने क्या किया होगा, इनपुट टैक्स पे किया होगा और आपको क्या कहेगा कि रिक्वायरमेंट क्या होगी जनाब, आप सेल्स टैक्स पेएबल कैलकुलेट करेंगे। आप पहले आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर आप इनपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे उस मंथ का। अब आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? सेल्स टैक्स पेएबल आ जाएगा और आपके ये क्या हो गए? 100% आप जो आपके जो 100% मार्क्स आप क्या कर लेंगे उस न्यूमेरिकल में गेन कर लेंगे। अभी हम देखते हैं कि सेल्स टैक्स पे किसने करना होता है। ठीक है, एक टैक्स पीरियड का 1 मंथ का सेल्स टैक्स पे करना होता है। लेकिन ये सेल्स टैक्स किस-किस ने पे करना होता है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसने पे नहीं करना, हम वो डिस्कस करते हैं प्रॉपर एक सीक्वेंस में। हम चीज़ों को एक सीक्वेंस में लेकर जाएँगे, फिर हमारा जो टोटल सिलेबस है, जो हम पढ़ रहे होंगे, आपस में ये लिंक होता जाएगा और आपको फिर समझ आएगा कि हाँ, हमने क्या वो चीज़ तब पढ़ी थी, उसका यहाँ पर लिंक हो रहा है और मैं भी अपनी वीडियोज़ के अंदर आपको उन चीज़ों को लिंक करके दिखाऊँगा कि जी, हमने वहाँ पर ये बात पढ़ी थी और जहाँ पर हमारी ये बात क्या हो रही है, प्रूव हो रही है। अब अगर देखें तो हमारे पास क्या है, किसने सेल्स टैक्स पे करना है? एक रजिस्टर्ड पर्सन। एक रजिस्टर्ड पर्सन। अब रजिस्टर्ड पर्सन क्या है? पर्सन तो हमें पता है, हमने उसमें भी पढ़ा हुआ है। इनकम टैक्स के अंदर कोई इंडिविजुअल होगा जो बिज़नेस कर रहा होगा, कोई एओपी होगी जो बिज़नेस कर रही होगी, पार्टनरशिप हम जिसे आम अल्फाज में कहते हैं, या कोई कंपनी होगी जो क्या कर रही होगी, उसको बिज़नेस कर रही होगी। अब रजिस्टर्ड का मतलब क्या है कि वो पर्सन अगर उसने खुद को रजिस्टर करवाया हुआ है एफबीआर के पास, उसने खुद को रजिस्टर करवाया हुआ है अपने रेलेवेंट प्रोविंस की अथॉरिटी के पास, तो उसने क्या करना है? सेल टैक्स पे करना है। जस्ट रजिस्टर्ड पर्सन होना ही काफ़ी नहीं है। उसके बाद उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम देखते हैं कि वो कौन-कौन सी हैं। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है और रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है? कोई टैक्सेबल एक्टिविटी करता है। अब टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती है? हम अभी बाद में डेफिनिशन डिस्कस करते हैं, तो हमें आइडिया होगा कि टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती है। अभी इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए कह दें कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है और वो कोई बिज़नेस कर रहा है, ठीक है ना? एक टैक्सेबल एक्टिविटी क्या है? कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है जिससे उसकी कोई इनकम जनरेट होगी, ठीक है? और ये हम जस्ट सादा अल्फाज में अंडरस्टैंड करने के लिए इसको मैं कह रहा हूँ। अब इसको हम बाद में डिटेल में भी डिस्कस करते हैं कि टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती है। और वो टैक्सेबल एक्टिविटी की वजह से वो क्या करता है, वो टैक्सेबल सप्लाइज़ उसके पास क्या होती हैं, जनरेट होती हैं। अगर इस टैक्सेबल एक्टिविटी की वजह से, तो फिर क्या होगा, वो सेल्स टैक्स पे करेगा। और टैक्सेबल सप्लाइज़ ही सिर्फ़ होना कंपल्सरी नहीं है, वो उसने क्या करना है, फिर टैक्सेबल सप्लाइज़ को फिर क्या करेगा, मार्केट में कस्टमर्स को सप्लाई करेगा। और अगर वो टैक्सेबल सप्लाइज़ बनाता है और उन सप्लाइज़ को मार्केट में सप्लाई करता है, तो फिर उसपे क्या करेंगे हम, फिर क्या करेंगे उसके ऊपर, अगर हम यहाँ पर उसको सामने कह सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, सेल्स टैक्स कैन बी चार्ज। अगर इन सब में से अगर इन सब में से जो हमने अभी यहाँ पर 4 स्टेप्स लिखे हैं, अगर कोई एक स्टेप भी फॉलो नहीं हो रहा होगा, मेरा क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन होगा, हम ये अज़्यूम करेंगे तो वो नहीं है। अब अगर एक पर्सन फॉर एग्ज़ाम्पल रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, उसने अपने आप को एफबीआर के पास, गवर्नमेंट के पास एज़ ए सेल्स टैक्स पेयर रजिस्टर नहीं करवाया हुआ। वो बेशक टैक्सेबल एक्टिविटी करता रहे, वो बेशक टैक्सेबल सप्लाइज़ करता रहे, वो बेशक आगे सप्लाई करता रहे, लेकिन उस पर हम सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। वो सेल्स टैक्स पे गवर्नमेंट को नहीं करेगा क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं है। गवर्नमेंट को पता भी नहीं होगा ये बंदा बिज़नेस कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उस केस में उसके ऊपर सेल्स टैक्स पे करना, उसने पे नहीं करना। अब हम देखते हैं कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन वो जो एक्टिविटी कर रहा है वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है बल्कि एग्ज़ेम्प्ट एक्टिविटी है। तो ऑटोमैटिकली जब एक चीज़ एग्ज़ेम्प्ट है, एग्ज़ेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स कैन नॉट बी चार्ज्ड। अगर एक पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, वो टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात जब टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहा है, तो उससे टैक्सेबल सप्लाइज़ ही क्या करेंगी, बनेंगी। जब टैक्सेबल सप्लाइज़ बनेंगी, तो उनको ज़ाहिर-सी बात है मार्केट में सप्लाई करेगा, बेचेगा, तो फिर हम उसपे क्या कर सकते हैं, सेल्स टैक्स चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जब हम सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे होंगे, तो उस केस पे हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी।
क्योंकि हमने क्या देखा था कि सेल्स टैक्स हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई को हम मल्टीप्लाई करते हैं सेल्स टैक्स रेट के साथ। ठीक है जी। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, सेल की वैल्यू। अगर हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई पता हो तो टैक्स रेट तो हमें गवर्नमेंट ने बताना है। हम वैल्यू ऑफ सप्लाई को क्या कर देंगे, गवर्नमेंट सेल टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्स टैक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम मल्टीप्लाई करें सेल्स टैक्स वैल्यू ऑफ सप्लाई को सेल्स टैक्स रेट के साथ तो हमारे पास सेल्स टैक्स की वैल्यू आ जाएगी। अभी हमने यहाँ पर टैक्स पीरियड पढ़ा था। हमने क्या कहा था कि टैक्स पीरियड हमारा 1 मंथ का होगा सेल्स टैक्स के केस में। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 3 चीजें चाहिए होंगी सेल्स टैक्स को चार्ज करने के लिए। पहले तो ये हमारे ये 4 पॉइंट्स होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। हमें यहाँ पर ये चीजें होनी चाहिए। अगर चारों चीजें होंगी तभी हम क्या कर सकते हैं, सेल्स टैक्स चार्ज कर सकते हैं। लेकिन सेल्स टैक्स को चार्ज करने के लिए मुझे और 3 चीजें चाहिए। पहली चीज क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई। दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, सेल्स टैक्स रेट। और थर्ड चीज क्या रिक्वायर्ड है, वो मुझे रिक्वायर्ड है यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई। अब टाइम ऑफ सप्लाई को मैं रिलेट करता हूं तब आपको समझ आएगी टैक्स पीरियड के साथ। जो टाइम ऑफ सप्लाई टैक्स पीरियड साथ किस तरह, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि लॉ कहता है टैक्स पीरियड आपका सेल्स टैक्स के केस में है 1 मंथ। तो अगर आपका टैक्स पीरियड, अगर आपकी सप्लाई अगले मंथ में हो रही है, लॉ के मुताबिक हम देखेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई को हमने किस तरह से चेक करना है, किस तरह से हमने अकाउंट फॉर करना है, हम सीखेंगे सारा कुछ। ये हम स्टेप बाय स्टेप सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर सब चीजों को रिलेट कर रहा हूँ, बेसिक हम इस तरह से चलेंगे। अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई आपकी नेक्स्ट मंथ में जा रही है तो आपको बेशक वैल्यू ऑफ सप्लाई पता हो, आपको सेल्स टैक्स रेट पता हो, आप उसको इस टैक्स पीरियड के अंदर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करवा सकते। फर्दर हम चीजें जो डिस्कस करेंगे, हमारे पास टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर भी फर्दर क्या है, हम फर्दर इसके अंदर फर्दर चीजें डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं, वो हमारे पास जो एक आती है वो ये है, टैक्सेबल सप्लाईज में हम क्या हमने क्या कहा था कि टैक्सेबल एक्टिविटी करने के बाद हम टैक्सेबल सप्लाईज बनाएंगे। अब टैक्सेबल सप्लाईज का क्या मतलब है, मतलब टैक्सेबल गुड्स। अब टैक्सेबल गुड्स को हम क्या कहेंगे, टैक्सेबल सप्लाईज का सप्लाई कहेंगे। अब टैक्सेबल गुड्स हम दो तरह से बना सकते हैं, या हम टैक्सेबल गुड्स मार्केट से परचेज करेंगे या हम खुद उनको उनका रॉ मटेरियल परचेज करके उनको मैन्युफैक्चर करेंगे। फिर हम टैक्सेबल गुड्स के अंदर फर्दर 2 चीजें पढ़ेंगे। डेफिनेशन सारी हम अभी डिस्कस करते हैं वन बाय वन, कुछ इस वीडियो में कुछ नेक्स्ट वीडियो में। हम फिर क्या करेंगे, टैक्सेबल गुड्स के अंदर भी 2 चीजें डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास होंगी एग्जेम्प्ट गुड्स, फिर हमारे पास दूसरी होंगी, वो भी तुम्हारे पास हम उसको हम कह सकते हैं एग्जेम्प्ट गुड्स। जो एक एग्जेम्प्ट गुड्स हो गई, दूसरी हम कह सकते हैं कि हमारे पास टैक्सेबल गुड्स, या सिंपल उसको हम क्या देते हैं, गुड्स कह देते हैं। सिमिलरली हम जब सप्लाई को डिस्कस कर रहे होंगे तो हमारे पास सप्लाई कई टाइप की हो सकती है। किस तरह से कई टाइप की हो सकती है, या तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सेल करनी है, सेल हमारे पास एक्सपोर्ट भी होती हैं एक्सपोर्ट। दूसरी हमारे पास सप्लाई क्या हो सकती है कि मैं लोकल सेल करता हूं। लोकल सप्लाई मेरे पास जो होगी, लोकल में सेल करूंगा, वो क्यों होगी, मेरे पास लोकल सप्लाईज होंगी। अब लोकल के अंदर भी 2 तरह की उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। अब वो फर्दर कौन कौन सी हैं, 2 अभी हम डिस्कस करते हैं आगे आगे चल के। एक है कि आप ऐसे पर्सन को सेल कर रहे हो जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है। अब फिर लॉ कहता है, आप लोकल को 2 में क्यों डिवाइड कर रहा है वो हम देखेंगे। लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को सेल कर रहे हो जो सेल्स टैक्स लॉ के अंदर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर के पास या रेलेवेंट प्रोविंस के अंदर रजिस्टर्ड है, या वो अनरजिस्टर्ड है। आपने ये भी डिफरेंशिएट करना है। अब हम आगे चल के देखेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि जब आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं या अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हम इसको यहाँ पर क्यों अंडरस्टैंड, हमें क्यों डिफरेंशिएट करने की जरूरत है।
क्योंकि लॉ कहता है अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेंगे तो फॉर एग्जांपल उसका सेल्स टैक्स आप जो चार्ज करेंगे वो 17% आप मल्टीप्लाई रेट, आपका रेट क्या होगा, 17% होगा। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को पाकिस्तान में शेयर करते हैं तो आप उस पर 2% एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज करेंगे। मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप शेयर करते हैं तो आप उसको 19%, 19% क्या करेंगे, सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जब हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आपको आइडिया होगा कि हाँ जी ये क्या चीज है और कैसे नहीं है। और जो थर्ड हमारे पास जो सप्लाई की टाइप है जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास, ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा लेकिन ये ऐसे ही है। जो थर्ड मेरे पास सप्लाई है वो है इंपोर्ट्स। लॉ क्या कहता है कि जब कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेस, कोई कंपनी, कोई एओपी, कोई इंटर सोल प्रोप्राइटर कोई चीज इंपोर्ट करता है आगे सेल करने के लिए, इंपोर्ट करता है खुद कंज्यूम करने के लिए, तो वो इंपोर्ट भी क्या समझी जाएगी, सप्लाई कंसिडर की जाएगी और उसको इंपोर्ट के टाइम पर ही क्या करना पड़ेगा, उस पर सेल्स टैक्स को क्या करना पड़ेगा, सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये आपका था थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस करना है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका सेल्स टैक्स का, जो हम चीज़ों को इन्हीं के अराउंड क्या कर रहे होंगे, घुमा रहे होंगे और हम अपने हर पॉइंट को, हर बात को इन्हीं के अराउंड क्या कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। अगर हम अपनी जो डेफिनेशंस के मैंने नोट्स थोड़े से बनाए हुए उनको हम डिस्कस करें तो हमने क्या कहा, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था कि हमारे पास एक पर्सन होता है, एक हमने क्या करना है, एक टैक्स पीरियड में टैक्स पे करना है। जो हमारी पहली कंडीशन है सेल्स टैक्स किसने पे करना में, कि पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन होगा, टैक्सेबल एक्टिविटी करेगा जिससे वो टैक्सेबल सप्लाईज बनाएगा। अब टैक्सेबल सप्लाईज का क्या मतलब है, टैक्सेबल गुड्स। अब गुड्स एग्जाम्प्ट भी हो सकती हैं और बाकी टैक्सेबल भी हो सकती हैं। और वो क्या करेगा, फिर उन गुड्स को सप्लाई करेगा। सप्लाई में वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है, लोकल सेल भी कर सकता है, या बाहर से वो इंपोर्ट कर रहा है वो भी क्या की जाएगी, सप्लाई कंसिडर की जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन समझना रजिस्टर्ड पर्सन से, कि रजिस्टर्ड पर्सन एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले पर्सन हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद ही हम कहाँ जाएंगे, रजिस्टर्ड पर्सन को डिस्कस करेंगे। पर्सन मीन्स एन इंडिविजुअल, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है, सोल ट्रेडर है, उसकी बात हो रही है। एक कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्ड स्टैब्लिश इन पाकिस्तान, कोई कंपनी जो कहीं पर भी स्टैब्लिश है, बेशक पाकिस्तान में बेशक बाहर। फेडरल गवर्नमेंट भी क्या आएगी, पर्सन में फॉल करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पर्सन में फॉल करेगी, लोकल अथॉरिटी इन पाकिस्तान भी पर्सन में फॉल करेगी। या कोई पॉलिटिकल सब डिवीजन है, फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या फॉरेन गवर्नमेंट भी क्या आएगी, पर्सन में फॉल करेगी। पब्लिक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्या करेगी, पर्सन में फॉल करेगी। अब ये पर्सन रजिस्टर्ड कब होंगे, हम क्या कहेंगे रजिस्टर्ड पर्सन, कब एक पर्सन रजिस्टर्ड होगा वो देखते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड। अब रजिस्टर्ड किस तरह से होगा, वो एफबीआर के पास जाएगा या वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जाएगा, पंजाब अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हम गुड्स को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे स्लैब में जस्ट गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स है, हम जस्ट उसको एफबीआर से रिलेट करते हैं। अगर एक पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो क्या करेगा, एफबीआर के पास जाएगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो सारे के सारे फिल करके उनको सबमिट करवाएगा। हमारे सिलेबस में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, हम थ्योरेटिकल में डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो जब पर्सन क्या करके खुद को रजिस्टर करवाएगा, या ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, या वो लायबल रजिस्टर्ड किस तरह से है कि वो बिजनेस कर रहा है, वो गुड्स भी की ट्रेडिंग भी कर रहा है, जो गुड्स की वो ट्रेडिंग कर रहा है वो टैक्सेबल एक्टिविटीज हैं, टैक्सेबल एक्टिविटीज कर रहा है, और टैक्सेबल एक्टिविटी से वो टैक्सेबल सप्लाईज बना रहा है, मतलब टैक्सेबल गुड्स बना रहा है, और टैक्सेबल गुड्स को वो क्या कर रहा है, मार्केट में सप्लाई कर रहा है। क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो वो सेल्स टैक्स पे नहीं कर रहा, लेकिन वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड तो है, इसलिए वो भी क्या कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में उन्होंने उसको इंक्लूड कर दिया है। लेकिन वो नीचे कह रहे हैं प्रोवाइडेड दैट, अगर एक पर्सन है जो कि लायबल टू बी रजिस्टर्ड है लेकिन अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, हमने उसको रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में तो इंक्लूड कर दिया है, लेकिन उसको कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा जो कि किसी एक्चुअली रजिस्टर्ड पर्सन को बेनिफिट दिया जाएगा। हम आगे चल के देखेंगे कि जब हम इनपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे, इनपुट टैक्स, तो उस केस में क्या होता है कि जब आप कोई इनपुट टैक्स में ये होता है कि जब आप कोई
परचेज करते हैं तो आप उस पे क्या करते हैं, सेल्स टैक्स पे करते हैं। तो उस केस में आपको कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा जब तक आप खुद को रजिस्टर नहीं करवाएंगे। ये था आपका रजिस्टर्ड पर्सन। हमने क्या कहा था, रजिस्टर्ड पर्सन होगा, टैक्सेबल एक्टिविटी करेगा। अब देखते हैं टैक्सेबल एक्टिविटी क्या चीज है जो रजिस्टर्ड पर्सन ने करनी है। टैक्सेबल एक्टिविटी मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड बाय ए पर्सन वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट। अब ये एक्टिविटी प्रॉफिट के लिए है ये नहीं है, बिजनेस का लॉ का गवर्नमेंट का इससे कोई कंसर्न नहीं है, बस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब इसके अंदर चैरिटेबल डोनेशन, एनजीओ सारे इसके अंदर क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। वो भी क्या करेंगे, सेल्स टैक्स पे करेंगे, वो उनकी क्या होगी, टैक्सेबल एक्टिविटी कंसिडर की जाएगी। अगर कोई बिजनेस है, ट्रेड मैन्युफैक्चरर का, वो भी क्या होगी, टैक्सेबल एक्टिविटी कंसीडर की जाएगी। अगर कोई पर्सन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी और पर्सन को या सर्विस रेंडर कर रहा है, तो वो जो रेंडरिंग ऑफ सर्विस है उसको भी हम क्या करेंगे, टैक्सेबल एक्टिविटी कंसीडर करेंगे। ए वन ऑफ एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ए ट्रेड। अब ये किस तरह से है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम है, वो बिल्डिंग्स बनाता है, डिफरेंट जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, लेकिन उसने अपनी लाइफ में कभी भी कोई ब्रिज नहीं बनाया, किसी ब्रिज की कंस्ट्रक्शन नहीं की, और वो अपनी लाइफ लाइफ में फर्स्ट टाइम एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कर रहा है। वो क्या है, उसका फर्स्ट टाइम एडवेंचर है। मे बी उसके बाद भी वो कभी ना बनाया और ये फर्स्ट टाइम वो बना रहा है, लेकिन उसका जो एक्चुअल जो काम क्या है, कंस्ट्रक्शन ही है, तो इसलिए वो क्या होगी, उसकी टैक्सेबल एक्टिविटी में कंसिडर की जाएगी। और अगर आपको बिजनेस जैसे स्टार्ट होगा, जब आप बिजनेस को बंद करते वक्त जो एक्टिविटी करेंगे, जो आपकी लास्ट सेल्स होंगी एक्सेट्रा फॉर एग्जांपल, तो वो भी क्या होंगी, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी में फॉल की जाएंगी। और लेकिन वो कह रहा है कि बट डज नॉट इंक्लूड, और जो कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगी, वो हैं द एक्टिविटीज ऑफ एन एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दैट कैपेसिटी टू एन एम्प्लॉयर। मतलब कोई एम्प्लॉय है, अगर वो अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपनी एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी में, तो वो सर्विसेज क्या होंगी, एक टैक्सेबल एक्टिविटी कंसिडर नहीं की जाएंगी। उसके अलावा एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय एन इंडिविजुअल एज ए प्राइवेट रिक्रिएशनल परस्यूट और हॉबी। अगर एक पर्सन अपनी हॉबी, उसकी एक हॉबी और हॉबी में कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो हॉबी वाला काम उसका टैक्सेबल एक्टिविटी को कंसिडर नहीं किया जाएगा। जी हमने डिस्कस कर लिया रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है, टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि टैक्सेबल सप्लाईज क्या चीज होती हैं, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि टैक्सेबल सप्लाईज क्या हैं, कंपलसरी हैं। अब टैक्सेबल सप्लाईज बहुत आसान सी डेफिनेशन है। टैक्सेबल सप्लाईज मीन ए सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। अब टैक्सेबल गुड्स क्या होती है हम डिस्कस करते हैं आगे जाके, अभी इसमें वो समय हम क्लियर भी हो जाएगा। अब टैक्सेबल सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स अदर देन ए सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज एग्जेम्प्ट। मतलब वो गुड्स जो एग्जेम्प्ट हैं सेल्स टैक्स से, उनकी सप्लाई को हम टैक्सेबल सप्लाई नहीं कहेंगे। एंड इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ गुड्स चार्जेबल टू टैक्स एट रेट ऑफ 0%। अब हमारे पास जो टैक्सेबल गुड्स हैं वो दो तरह की होती हैं। टैक्सेबल अगर हम देखें टैक्सेबल गुड्स की, हम फर्दर यहाँ पर गुड्स की बात करें, इस गुड्स को अगर हम डिवाइड कर दें फर्दर, एक होती हैं नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल टैक्सेबल गुड्स, और दूसरी आपकी यहाँ पर जो होती हैं वो होती हैं आपकी जीरो रेटेड गुड्स। अब जीरो रेटेड गुड्स नॉर्मल तो वो नहीं होती, लेकिन वो कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आप उन गुड्स को क्या कर देते हैं, जीरो रेट कर देते हैं। मतलब क्या है, ये गुड्स तो टैक्सेबल हैं, लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के दौरान इतने पीरियड तक इन गुड्स पर जो सेल्स टैक्स चार्ज होगा वो 0% चार्ज होगा। वो टैक्सेबल सप्लाईज की डेफिनेशन में शामिल हैं, लेकिन इन पर जो टैक्स सेल्स टैक्स का जो रेट होगा वो 0% होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो कोविड-19 चल रहा है, इस दौरान जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं या खुद बनाकर बेच रहे हैं, तो लॉ ने क्या किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एफबीआर ने कहा है कि जनाब उनके ऊपर कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा, मतलब 0% होगा। जैसे ही कोविड-19 खत्म होगा, वो दोबारा से जीरो रेटेड से निकलकर
नॉर्मल टैक्सेबल गुड्स में उनको क्या कर देंगे, वो क्लासिफाई कर देंगे। लेकिन ये कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर वो कुछ गुड्स को, कुछ क्लासेस ऑफ बिजनेसेस को क्या कर देते हैं, जीरो रेटेड में फॉल कर देते हैं, ताकि उसके लिए जो सोशल वेलफेयर है उसको वो प्रमोट कर सकें। इसलिए वो यहाँ पर कह रहा है कि टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर दो तरह की गुड्स होती हैं, एक होती हैं टैक्सेबल गुड्स, एक होती हैं एग्जाम्प्ट गुड्स। लेकिन एग्जाम्प्ट गुड्स आपकी टैक्सेबल सप्लाईज नहीं है। लेकिन जो जीरो रेटेड गुड्स हैं वो फॉर द टाइम बीइंग उन पर टैक्स, सेल्स टैक्स 0% है, लेकिन वो भी क्या है, आपकी टैक्सेबल सप्लाईज में इंक्लूड हैं। और जिनको डील करता है आपका सेक्शन 4, मतलब आपके सेक्शन 4 के अंदर जो भी लिस्ट गिवन है गुड्स की, वो आपकी क्या है, जीरो रेटेड गुड्स हैं। और जो सेक्शन 13 है आपका सेल्स टैक्स एक्ट का, उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या कहता है, वो आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाईज को, एग्जेम्प्ट गुड्स को क्या करता है, डिटेल में आपको बताता है। ये कौन मेड करता है, सप्लाई मीन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स अदर देन एग्जाम्प्ट गुड्स इंक्लूड्स जीरो रेटेड गुड्स मेड बाय इंपोर्टर्स। अगर आपको इंपोर्ट बंदा कर रहा है तो वो भी क्या होगी, टैक्सेबल सप्लाई होगी। कोई मैन्युफैक्चरर मार्केट में सप्लाई कर रहा है, या होलसेलर कर रहा है, या डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर कर रहे हैं, इनमें से कोई भी जो सप्लाई कर रहा होगा वो क्या होगी, टैक्सेबल सप्लाई कंसिडर की जाएगी। अब हम देखते हैं कि टैक्सेबल गुड्स क्या होती हैं, क्योंकि टैक्सेबल सप्लाईज में उन दो बातें उन्होंने बताई हैं, तीन बातें। एक आपकी बात कौन सी है, टैक्सेबल गुड्स, फिर वो कहता है एग्जाम्प्ट गुड, फिर वो कहते हैं जीरो रेटेड गुड्स। अब हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हैं क्या चीजें। टैक्सेबल गुड्स मीन ऑल गुड्स, देखें जी, ऑल गुड्स अदर देन दोज विच हैव बीन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 13। मतलब क्या हुआ, वो गुड्स जो सेक्शन 13 के अंदर बिल्कुल एग्जेम्प्ट हैं सेल्स टैक्स से, वो इसमें शामिल नहीं है। जबकि जो जीरो रेटेड गुड्स हैं जिन पर सेल्स टैक्स 0% चार्ज होगा, वो आपकी टैक्सेबल गुड्स में इंक्लूडेड हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो आपकी क्या है, एग्जेम्प्ट गुड्स हैं। Exempt supply means a supply which is exempt from tax under section 13। अब सेक्शन 13 क्या कहता है वो देखते हैं कि कौन सी सप्लाईज आपकी क्या है, एग्जेम्प्ट हैं। सेक्शन 13 कहता है फॉलोइंग गुड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल्स टैक्स, सप्लाई और इंपोर्ट ऑफ गुड्स लिस्टेड इन 6th स्केड्यूल। जी, आपके सिलेबस में 6th स्केड्यूल नहीं है, तो इसलिए आपको कोई भी गुड्स नाम या लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आईकैप आपको बताएगा कि ये गुड्स की जो सप्लाई है, जो सप्लाई जो हो रही है, ये एग्जेम्प्ट गुड्स की हो रही है, टैक्सेबल गुड्स की हो रही है, या जीरो रेटेड गुड्स की हो रही है। तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपको जस्ट ये पता होगा कि सेक्शन 13 के अंदर, या आपको डेफिनेशन आपने याद करनी है, पेपर में आती है। तो जो आप क्वेश्चन में आपको बताएगा ये जो सप्लाई हो रही है, ये एग्जाम्प्ट गुड्स की सप्लाई हो रही है। गुड्स स्पेसिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट थ्रू इट्स एसआरओ। बाद में फेडरल गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक गुड्स को भी क्या कर सकता है, एग्जाम्प्ट गुड्स में इंक्लूड कर सकता है। अब हमारे पास, हमने टैक्सेबल सप्लाई में तीन चीजें पढ़ी थी, टैक्सेबल गुड्स, एग्जाम्प्ट गुड्स, और हमने कहा था जीरो रेटेड गुड्स। हमने टैक्सेबल गुड्स भी पढ़ लिया है, हमने एग्जाम्प्ट गुड, एग्जाम्प्ट सप्लाईज भी पढ़ लिया है। अभी हम आते हैं जीरो रेटेड सप्लाईज हमारे पास कौन सी होती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। कि जीरो रेटिंग सप्लाईज हमारे पास होती हैं, सेल्स टैक्स एट 0% शैल बी चार्ज ऑन द फॉलोइंग एक्सपोर्ट्स। जी, अगर आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर आपको जो सेल्स टैक्स है वो 0% चार्ज होता है। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है कि सेल्स टैक्स इंक्लूड करने से जो इनवॉइस वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब चीजें महंगी हो जाती हैं कस्टमर के लिए। तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए वो सेल्स टैक्स को जीरो कर देते हैं, ताकि आपकी क्यों एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है, ट्रेड, जो आपका ट्रेड डेफिसिट है वो मिनिमम हो, खत्म हो। उसके अलावा 5th स्केड्यूल के अंदर आपके जो आइटम्स हैं कुछ, जो कि हमने याद नहीं करना, मैं खुद बताएगा कि आइटम 5th स्केड्यूल का है, तो उन पर भी क्या होगा, जीरो रेटेड, 0% क्या होगा, टैक्स चार्ज होगा। फिर वो कहते हैं कि उसके अलावा जो भी आपकी एयरपोर्ट्स के ऊपर जो स्टोर्स हैं, एयरपोर्ट्स के ऊपर जो स्टोर्स हैं, जो बॉर्डर्स पर जो आपके स्टोर्स हैं, अगर आप उन पर उनको कुछ सप्लाई कर रहे हो, वो भी कहाँ कहाँ पर होंगे, जीरो रेटेड में के अंदर आ जाएगा। उन पर भी जो सेल्स टैक्स होगा वो 0% चार्ज होगा। उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट
सिचुएशन को देखकर, सर्कमस्टांसेस को देखकर, जैसे अभी कोविड-19 की मैंने एग्जांपल दिया है कि कोविड-19 के केस में उन्होंने जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, उन सारों के सारों को इमरजेंसी सिचुएशन में क्या कर दिया है, ज़ीरो रेटेड कर दिया है। उन पर टैक्स, पहले उन पर सेल्स टैक्स 17% था, अब उन्होंने उनको 0% कर दिया है ताकि चीज़ें सस्ती हो जाएँ और अवाम ईज़िली उनको परचेज़ कर सके। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, उसने कहा है कि हमने ऊपर डेफ़िनिशन तो बता दी है कि एक्सपोर्ट्स ज़ीरो रेटेड होंगी, फिफ्थ कैटेगरी के आइटम ज़ीरो रेटेड होंगे। लेकिन ये जो 3 पॉइंट्स हैं, अगर इनमें से कोई एक पॉइंट है, तो ये ज़ीरो रेटेड नहीं होंगी, बल्कि नॉर्मल सप्लाइज़ होंगी, नॉर्मल टैक्सेबल गुड्स होंगी। अब देखते हैं, अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट की हैं बट हैव बीन और आर इंटेंडेड टू बी री-इम्पोर्टेड, अगर आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट की है और आपने दोबारा उससे कोई और चीज़ उसी तरह की या उसी गुड से बनी कोई चीज़ री-इम्पोर्ट करनी है, तो फिर क्या होगा, वो आपकी ज़ीरो रेटेड सप्लाई नहीं होगी। ठीक है जी? वो आपकी क्या होगी, नॉर्मल टैक्सेबल गुड्स के अंदर वो क्या करेगी, फ़ॉल करेगी, बल्कि वो ज़ीरो रेटेड सप्लाइज़ के अंदर फ़ॉल नहीं करेगी। लेकिन अभी आपने उनको एक्सपोर्ट के लिए भेज तो दिया है, लेकिन वो अभी तक वो एक्सपोर्ट हुई नहीं है, लेकिन उनको वो एक्सपोर्ट हो नहीं है, उनकी एक्सपोर्ट कैंसल हो गई है, ऑर्डर कैंसल हो गया है, तो वो भी क्या होंगी, आपकी ज़ीरो रेटेड सप्लाइज़ नहीं होंगी। और उसके अलावा आप किसी ऐसे कंट्री को ऐसे कंट्री में एक्सपोर्ट करते हो जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको जो एक्सपोर्ट होंगी वो ज़ीरो रेटेड नहीं होंगी, तो फिर ये भी क्या होगी, ज़ीरो रेटेड नहीं होगी। तो हमने आज की इस वीडियो के अंदर टैक्स पीरियड डिस्कस किया। हमने पहले क्या डिस्कस किया, बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया कि आपका सेल्स टैक्स किस-किस तरह से हम फॉलो करेंगे। फिर हमने डिस्कस किया टैक्स पीरियड, फिर हमने डिस्कस किया कि रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है, फिर हमने टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनिशन को डिस्कस किया, हमने फिर टैक्सेबल सप्लाइज़ को डिस्कस किया। हमने टैक्सेबल सप्लाइज में फर्दर टैक्सेबल गुड डिस्कस की, एग्जेम्प्ट गुड डिस्कस की। हमने फिर डिस्कस की आपकी ज़ीरो रेटेड गुड्स को हमने क्या किया, डिस्कस किया कि ये चीज़ें क्या होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी डेफिनिशन को डिस्कस करेंगे, सप्लाई को, एक्सपोर्ट्स, लोकल इंपोर्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता किस तरफ चले जाएँगे, जब हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेफिनिशन को डिस्कस कर लेंगे, रूल्स को डिस्कस कर लेंगे, तो फिर हम जाकर डिस्कस करेंगे, हम आपका न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे कि हमने न्यूमेरिकल को किस तरह से अटेम्प्ट करना है।